यूजीसी 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 यूजीसी, चारों तरफ यूजीसी। आखिर क्या है ये यूजीसी, क्यों इतना विरोध हो रहा है, क्यों पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं? कोई इस यूजीसी को लागू करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई इस यूजीसी इक्विटी कानून को हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। पूरे भारत देश में भैया इस समय पूरे ट्रेंड के साथ यूजीसी 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 छाया हुआ है। और मेरे प्यारे भाई बहन भी परेशान हो रहे थे कि सर बताइए ना, सर बताइए ना। तो आज हम कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है, बल्कि पूरे भारत देश में ट्रेंड कर रहे यूजीसी इक्विटी कानून के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर क्या है ये यूजीसी कानून, क्यों बनाया गया ये यूजीसी कानून, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं और क्यों कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, और इसके पीछे क्या है राजनीतिक कारण। सारी बातों को बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। यकीन करता हूं आपके पूरे डाउट, आपकी सारी जानकारी पूरी हो जाएगी, कोई भी जानकारी अधूरी नहीं रहेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजीसी इक्विटी कानून, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, क्या है यूजीसी, क्या है ऐसा? तो आप सबको पता है भैया कि यूजीसी इक्विटी नियम क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि भैया जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी है, जितने भी विश्वविद्यालय कैंपस होते हैं, उन सब में जाति को लेकर के भैया हमेशा क्या होता है, विरोध होते रहते हैं। जाति को लेकर के भेदभाव होते रहते हैं। और खाली यूनिवर्सिटी कैंपस, विश्वविद्यालय कैंपस में ही नहीं भैया, ये हर जगह कहीं पर भी आप चले जाइए, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में चले जाइए, किसी सरकारी संस्थान में चले, कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह जाति को लेकर के भेदभाव देखने को मिल जाता है। आखिर यहां पर ये यूजीसी है, यूजीसी का जो फुल फॉर्म होता है भैया वो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक ऐसा संगठन है, ऐसा आयोग है जो क्या करता है भैया, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनको मान्यता प्रदान करता है और उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। ये कहता है कि ठीक है, आप विद्यालय चला रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको मान्यता दे रहे हैं, आप जाइए विद्यालय चलाइए, यूनिवर्सिटी चलाइए, आपके यहाँ की डिग्रियां मान्य होगी। हाल ही में यूजीसी ने एक क्या करा, नियम बनाया। क्या नियम था जिसके कारण इतना हुड़दंग फैल गया, इतना तबाही मच गई? ऐसा क्या था, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखो होता क्या है कि भैया जहां पर भी हम जाते हैं, हम इस बारे में भी जानेंगे कि आखिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हम सारी बातों की पड़ताल करेंगे, सारी बातों की तह तक जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो जाति एससी एसटी ओबीसी के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव को जड़ से मिटाना था। और उसके बाद इसको जड़ से मिटाए, जैसे कोई भी विश्वविद्यालय है, वहां पर जो छात्र पढ़ते हैं या जो शिक्षक होते हैं, उन सब में क्या होता है, कभी कभी छात्रों का छात्रों से भेदभाव हो जाता है जाति को लेकर के। या फिर क्या कहते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं या जो वहाँ के शिक्षक या फिर प्रोफेसर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, जाति को आधार बना करके भेदभाव करते हैं, है ना। तो देखो इसमें मेन जो बात है वो एससी एसटी ओबीसी को एक ग्रुप पे रख दिया गया है। क्या किया गया है, एससी एसटी ओबीसी को भैया क्या कर दिया गया है, एक ग्रुप पे रख दिया गया है। और दूसरे ग्रुप पर क्या कर दिया गया है भैया, सवर्ण, मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को रख लिया। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो लोगों का मानना है, उनको क्या लग रहा है कि भैया यहां पर दो वर्गों में लोगों को बांट दिया है। इसके क्या आधार है, इसके क्या कारण है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। देखो भैया इसमें कहा गया है कि 24 घंटे में कमेटी का गठन किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय में, किसी कैंपस में भेदभाव करता है जाति के आधार पर, कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति एससी एसटी ओबी के खिलाफ जातिगत भेदभाव करता है, तो भैया 24 घंटे के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और 24 घंटे के एक अंदर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। 7 से 15 दिन के अंदर एक एक्शन किया जाएगा। मतलब जो भी अगर आपने भेदभाव किया है और कमेटी के अंदर आप कमेटी गठन हुई, उसने जांच पड़ताल की, और अगर ने आपने वास्तव में किया है तो भैया उस पर 7 से 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। ये तो है यूजीसी इक्विटी कानून, ये जो कहता है, ये मेन मुद्दा है, ये यूजीसी इक्विटी कानून हमारा कहता है। आगे चलते हैं कि इस कानून को बनाने के आधार क्या है, आखिर क्यों बनाया गया। क्या सिर्फ ऐसे किसी ने कह दिया कि भैया ऐसा कुछ बनाया जाए क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए हमने बना दिया? नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे जो है भैया बहुत ही मजबूत और बहुत तार्किक कारण है। आइए उन तार्किक कारणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखो हम बात करते हैं संवैधानिक आधार की। इस यूजीसी कानून को बनाने का संवैधानिक आधार क्या है? संवैधानिक आधार यह है कि भैया जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 14, 15 और 17 समानता का अधिकार देता है। और यहां पर क्या हो रहा है, उस अनुच्छेद के द्वारा दिए गए कानून जो हमें अधिकार मिले गए हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है।
इसलिए भी क्या है, एक तो महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं जो कि होता है सामाजिक आधार। तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन रातों रात नहीं बनाना है, बल्कि इनके पीछे भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में हुई कुछ बहुत ही दुखद और गंभीर घटनाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे रातों रात किसी को सपना नहीं आया कि यूजीसी कानून बनाइए और सुबह यूजीसी कानून बन गया। इसके पीछे के भैया कारण है। कारण क्या है कि इसके पहले कई सारे उच्च शिक्षण संस्थानों में, एम्स जैसे, आईआईटी जैसे संस्थानों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, दुखद घटनाएं, जिनके जो हमें बेस देते हैं इस कानून को बनाने के लिए। क्या क्या है, कौन कौन सी वो घटनाएं हैं? तो भैया प्रमुख घटनाओं में सबसे पहले आता है डॉक्टर पायल ताड़वी का केस, जो कि 2019 में हुआ था। भैया इन्होंने, मुंबई का एक मेडिकल कॉलेज है, क्या है, मुंबई का एक मेडिकल कॉलेज, और ये पायल जो ताड़वी हैं ये वहां की छात्रा थी। मुंबई का एक मेडिकल कॉलेज था, ये पायल ताड़वी जी वहाँ की छात्रा थी। और जो सीनियर डॉक्टर थे इनको क्या करते थे, प्रताड़ित करते थे, जाति के आधार पर इनका शोषण किया करते थे। और उस जातिगत प्रताड़ना से, उस जातिगत शोषण के इतना ज़्यादा ये प्रताड़ित हो गई कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। सोचो, अगर जात के आधार पर किसी का इतना ज़्यादा भेदभाव कर लिया जाए, किसी का इतना ज़्यादा शोषण कर लिया जाए कि वो आत्महत्या तक उतर आए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, जबकि मरना जीवित रहने से ज़्यादा कठिन है। हमको लगता है कि मरना बहुत आसान है। जो व्यक्ति सुसाइड करता है, फांसी लगाता है, जो व्यक्ति जहर खाता है, कुछ भी ऐसे पदार्थ ले लेता है जिनसे उसकी मृत्यु हो जाए, भैया जब तक वो नहीं खाता है तब तक उसको बड़ा मोटिवेशन रहता है। खाने के बाद उसको यही लगता है कि किसी प्रकार से मुझे बचा लो, दोबारा मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, है ना। तो भैया इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रोहित वेमुला केस, जो कि 2016 में हुआ था। भैया हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इस छात्र की आत्महत्या के बाद देश भर में जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया था। इसे बाद कैंपस इक्विटी और इंक्लूजन की मांग सबसे तेज हुई थी। ये मांग बहुत दिन से चल रही थी। ये जो रोहित वेमुला जी हैं, इनकी भी जातिगत आधार पर क्या किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, शोषण किया गया था। इसने मृत्यु कर लिया था, मतलब अपनी हत्या कर ली थी, और उसके बाद भी वहां से हैदराबाद कैंपस से इसकी मांग शुरू हुई। तीसरे नंबर पर आता अनिल मीना का केस, जो कि एम्स जैसे संस्थान, मतलब बहुचर्चित संस्थान है ये भैया, भारत के एम्स जैसे संस्थान, जहां पर लाखों बच्चों का सपना होता है कि भैया हम एम्स में जाएंगे, एम्स में जाएंगे। और ये अनिल मीना जी जो है एम्स में थे। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी एक आदिवासी छात्र से भेदभाव और भाषाई बाधाओं के कारण आत्महत्या कर लिया। अनिल मीना जी ने भी भैया क्या कर लिया था, आत्महत्या कर ली। मतलब सोचो कि ऐसे उच्च संस्थानों में छात्रों को इतना ज्यादा प्रताड़ित कर लिया जाता है कि उनको शोषण करना होता है, उनको मृत्यु स्वीकार हो जाती है। उनको लगता है कि भैया अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि अब इससे ज्यादा हम प्रताड़ना, इससे ज्यादा हम और ज्यादा जातिगत भावनाएं झेल नहीं सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो निकल के आता है कि आखिर इसे क्यों बनाया गया। हमने देखा पीछे, हमने पीछे कारण समझे इसे क्यों बनाया गया। उसके बाद और भी कारण है भैया। कारण ये है कि जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षण संस्थान है, उनको सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। ऐसा एक कानून बनाया जाए जिससे लोगों के अंदर जो डर बैठा है, जातिगत विरोधी भावनाएं जो बैठी हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको शोषण के से बचाने के लिए, संरक्षण के लिए बनाए गए। छात्रों को बिना किसी डर के शिक्षा प्राप्त करने का माहौल दिया जाए। भेदभाव मुक्त परिसर, मतलब रैगिंग और जातिवादगत टिप्पणियों को पूर्ण रोक लगाना। समानता का अवसर, हर पृष्ठभूमि के छात्र को संसाधन और मौके बराबर मिलना। मतलब इसके कहने का मतलब था कि कई बार ऐसा होता है कि जाति के आधार पर भेदभाव करके जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी होते हैं, कैंपस के प्रोफेसर्स होते हैं, जो भी छात्र, जो भी वहाँ के कर्मचारी होते हैं, वो उनके साथ भेदभाव करते हैं। कम नंबर देना, या फिर अंकों में कटावत करना, या फिर क्या कहते हैं, कोई छात्र है दूसरे उसमें का कैटेगरी का आता है और उसको नंबर कम कर देना, उसके मार्क्स कम कर देना, उसको टॉपर के पद से हटा किसी और को टॉप, मतलब ये सब चलता रहता है। ऐसे अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। तो इन सब से बचाने के लिए ही ये कानून बनाया गया है। आगे चलते हैं भैया। लोग फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, अगर ये इतना अच्छा है कि बच्चों को, छात्रों को मौत के मुंह से बचाएगा, सब कुछ है, तो फिर सर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? तो इसका विरोध का मुख्य जो कारण है, जो कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, बस लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? भारत में 100 लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। अब उन 100 लोगों में से कोई मेरा दोस्त है और वो इसका विरोध कर रहा है, तो मैं भी विरोध कर रहा हूं। मुख्य जो आधार अभी बना हुआ है वो एक तरफ ओबीसी, एससी, एसटी और एक तरफ जनरल। भैया हम जनरल हैं इसलिए इसका विरोध करेंगे। हम ओबीसी
ST ST हैं इसलिए हम इसका समर्थन करेंगे, मुख्य कारण अभी ये बना हुआ है। लेकिन हमें अगर भारत में शांति चाहिए, अगर भारत और में चाहते हैं कि भारत व्यवस्थित तरीके से चले, तो हमें इसकी तह तक जा करके इसे जानना चाहिए। देखो इसका कारण क्या है कि यह नियम मानता है कि भेदभाव केवल सवर्ण जनरल द्वारा SC ST के खिलाफ किया जाता है। लोगों का मानना है कि जो ये भेदभाव हो रहा है ये सिर्फ सवर्ण वर्ग के लोग करें, ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ है भाई? कोई ऐसी जगह भी तो हो सकती है जहां पर SC ST OBC के लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो, इनके कर्मचारियों की जनसंख्या ज्यादा हो और ये लोग जनरल के साथ कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहां पर कुछ अलग चीजें दिखाई गई हैं। इसका कारण, एक तो कारण ये बन जाता है कि इसके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जनरल के लोग जो है SC ST OBC के खिलाफ भैया शोषण करते हैं, जातिगत विरोधी भावनाएं फैलाते। दूसरा है, इसमें यह प्रावधान स्पष्ट नहीं किया गया कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के साथ करे तो उसके साथ क्या सुरक्षा मिलेगी। भाई चलो ठीक है, अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है और वो क्या कहते हैं किसी SC ST OBC कैटेगरी के छात्र के साथ ऐसी अप्रिय कार्रवाई करता है तो भैया उसके प्रति तो आपने नियम बना दिया, उसको संरक्षण मिलेगा और जो व्यक्ति इन घटनाओं में लिप्त होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन यही सेम प्रक्रिया जनरल के साथ भी हो सकती। भाई SC ST OBC के किसी व्यक्ति के द्वारा जनरल के साथ भी तो भेदभाव किया जा सकता है, इसके लिए तो कोई रूल नहीं है। इसलिए भैया क्या किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। दो कारण तो ये हो गए। चलिए इससे तो कुल मिला के यही हुआ कि जातिगत विभेदताएं। आगे चलते हैं, दूसरा कारण क्या है? लोगों को लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। कैसे? विरोध करने वालों का कहना है कि जैसे पहले बनाए गए कई कानूनों का दुरुपयोग हुआ, जैसे SC ST एक्ट पहले बनाया गया था ना, ऐसे तरीके से, वैसे ही इसका इस्तेमाल किसी प्रकार की आपसी रंजिश निकालने, किसी होनहार सवर्ण छात्र का करियर बर्बाद करने के लिए भी किया जा सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि भैया किसी से मान लीजिए दुश्मनी हो गई तो वो उसने क्या कर दिया, एक्ट लगा दिया। उसने क्या कर दिया, एक्ट लगा दिया, जिससे उस होनहार बच्चे का जिसने ऐसी कोई घटना को परिणाम नहीं दिया है उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसलिए भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कौन? जो सवर्ण के छात्र हैं वो इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं। बाकी जो आम जनता विरोध कर रही है उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आम जनता को इस बात से मतलब है कि भैया हम सवर्ण हैं और ये आगे SC ST OBC हैं तो हम इनका विरोध करेंगे, इस कानून का विरोध करेंगे, वो इसलिए कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग चीजों को समझिए और फिर जब आपको सही और गलत लगे आप उस पक्ष से निर्णय लीजिए। आगे चलते हैं, जातिगत विभाजन। दूसरा कारण क्या है भैया? अगला कारण, कुछ लोगों का विचार है कि यह नियम कैंपस में छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा और गुटबंदी को बढ़ावा देगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही। भाई मैं हूं और मेरा एक आगे सब, मैं OBC का हूं, आगे जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं इस नियम की वजह से हम दोनों में दरार पड़ सकती है और हम दोनों एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है, जायज है। लेकिन आगे चलते हैं, जैसे इधर देखा आपने, यही छात्र अभी तक एक साथ पढ़ते थे, लेकिन अभी क्या है, ये बट चुके हैं, ये अलग, जनरल कैटेगरी के अलग, SC ST OBC के अलग, तो इससे गुटबंदी होगी, है ना। इसका प्रयोग राजनीतिक और कैंपस में, विश्वविद्यालयों में होने वाले चुनाव में प्रयोग हो सकता है, जैसा कि इसके आगे हम थोड़ा देखने वाले। आगे चलते हैं, भेदभाव की परिभाषा भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं की गई है। इसमें कहा गया है कि भेदभाव किस प्रकार का भेदभाव, इसमें भैया कह दिया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया, बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति, मान लीजिए मैं हूं जनरल कैटेगरी का, मैं सवर्ण से आता हूं, मैं सवर्ण समूह से आता हूं और मेरे साथ कई सारे मेरे SC ST OBC वर्ग के दोस्त हैं। अब मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इनको एहसास करवाऊं या मैं इनको जातिगत शब्दों का प्रयोग करूं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों को एहसास हो गया, इनको लग भी गया कि भैया ये हमको क्या कर रहा है, हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, किस बात का, कि मैं जनरल हूं और ये OBC हैं। अगर इनको लग भी गया कि मैं जनरल हूं और इन OBC वालों को प्रभाव डाल रहा हूं, इनको लग गया, सिर्फ इनको शक हो जाए, उस बेस पर भी ये क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन करेंगे तो हमारे प्रति जांच होगी, मतलब उसके आधार पर भी कार्रवाई हो पाएगी। मतलब प्रत्यक्ष रूप से अगर आप शामिल हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं वो तो ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब अगर आपने ठेस पहुंचाई है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ठेस नहीं पहुंचाई है, बाहर से ठेस नहीं पहुंचाई है, लेकिन इनको एहसास हो गया, तो भी भैया आपको जाना तय है, फिक्स है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ये एक कारण बनता है। आगे चलते हैं,
अब सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं, कैसे निपटेंगे भैया? भेदभाव विरोधी समिति का गठन कर दिया है कि अगर भेदभाव विरोधी कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो ये एक समिति बनाई जाएगी जो कि हर यूनिवर्सिटी, हर कैंपस, हर कॉलेज में होगी। उसके बाद दूसरा, भेदभाव विरोधी अधिकारियों का भी गठन किया जाएगा। भेदभाव विरोधी कुछ अधिकारी बनाए जाएंगे जो कि इसकी पूरी देखरेख करेंगे। शिकायत रजिस्टर और ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा कि भैया आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हो। 24/7 आपको ये पोर्टल ओपन मिलेगा। 24/7 आप कभी भी क्या कर सकते हैं भैया? कंप्लेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना करे, लोग किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। आगे चलते हैं, सजा भैया। अब देखो, अगर आप पकड़े जाते हैं, अगर लिप्त हैं, तो किस प्रकार की सजा है? तो 2 प्रकार की सजाएं हैं। पहली सजा है जो वहां के कर्मचारी हैं, जो वहां के छात्र हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तब क्या होगा। और दूसरी प्रकार की जो सजा है वो ये है कि उस यूनिवर्सिटी, उस कैंपस, उस कॉलेज के खिलाफ क्या होगा, उस कॉलेज के प्रति क्या कार्रवाई होगी। तो उसके बारे में देखो, पहले जो है दोषी व्यक्ति या छात्र कर्मचारी के लिए क्या सजा है? तो सबसे पहले उसको निलंबन किया जा सकता है, मतलब कुछ दिन के लिए हटा दिया जा सकता है। निष्कासन किया जा सकता है पूरी तरीके से। अगर ज्यादा गंभीर मामला है तो उसको पूरी तरीके से कॉलेज से हटाया जा सकता है, पूरी तरीके से निष्कासित किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर उसकी डिग्री रोकी जा सकती है, मतलब उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। जुर्माना, आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। एंड पदोन्नति, अगर वो कोई कर्मचारी है तो उसका क्या होगा? पदोन्नति नहीं होगी, उसका प्रमोशन रोका जा सकता है। कानूनी कार्रवाई है कि यदि मामला गंभीर है, जैसे जातिगत टिप्पणी या शारीरिक प्रताड़ना, तो SC/ST एक्ट के तहत पुलिस केस भी दर्ज हो जाएगा, FIR भी हो जाएगा। ये इसके मुख्य सजा है। आगे चलते हैं, कॉलेज के प्रति क्या होगा? कॉलेज की या संस्था के प्रति होगा कि भैया जो UGC है, जो भैया ग्रांट यूनिवर्सिटी, जो हमारी UGC होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो क्या करती है? कॉलेजों को, संस्थानों को अनुदान देती है उनके विकास के लिए, उनके डेवलप। जैसे हमारा इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज होते हैं, उनको सरकार से पैसा मिलता है, उसी तरीके से UGC यूनिवर्सिटियों को डेवलप करने के लिए एक UGC बनाया गया है, वो इनको क्या करती है? बहुत सारी सहायता देती। तो वो सहायता पूरी क्या कर दी जाएगी? रोक दी जाएगी। उसके बाद उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है, मतलब जो एक विश्वविद्यालय है जो काफी दिनों से बहुत अच्छे छात्र वहां पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ है, उसे भी कैंसिल किया जा सकता है। डिग्री प्रदान करने पर रोक, मतलब अब वो विश्वविद्यालय भैया किसी को डिग्री नहीं दे पाएगा। आगे चलेंगे, सार्वजनिक सूचना। तो UGC अपनी वेबसाइट पर उस संस्थान का नाम दोषी या असुरक्षित के रूप में डाल देगा, जिससे कॉलेज की बदनामी होगी। मतलब अगर संस्थान इस कार्य में लिप्त पाया जाता है तो UGC है अपनी साइट पर इस कॉलेज को क्या कर देगी? रेड लिस्टेड कर देगी। अब जब कोई भी व्यक्ति एडमिशन लेना चाहेगा तो किसी अच्छे चर्चित फेमस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेगा, ऐसे एडमिशन में नहीं लेना चाहेगा जहां पर वो पहले से रेड लिस्टेड से, पहले से UGC ने बता दिया कि भैया ये सेफ नहीं है, यहां अगर आप एडमिशन लेंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे। ये सब काम क्या होंगे भैया? ये आपको भुगतना पड़ेगा अगर इन कार्यों में आप लिप्त पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, राजनीतिक मायने क्या है? जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विरोध इसलिए हो रहा है, मुख्य कारण जो हमारे यहाँ विरोध का क्या है, वो राजनीतिक मायने हैं। मुख्य कारण जो हमें समझ में आता है और आपको भी शायद समझ में आएगा। देखो भैया, जो हमारे यहाँ की मुख्य पार्टी है वो कौन सी? अभी जो सरकार है जिसकी, वो है BJP। ठीक है, अब क्योंकि हम इसके बारे में तय तक समझ रहे हैं, इसलिए हमें यह भी मुद्दा, ये भी पॉइंट जानना जरूरी है। आपको पता है आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। और जो ये हमारी सरकारी पार्टी है BJP, इनको ऐसा लगता है कि जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, जो सवर्ण जनसंख्या है, वो हमारी कोर वोटर हैं, वो तो हमको वोट देगी ही। क्यों? क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी बहुत काम हो चुके हैं। इनको लगता है कि ये तो हमको वोट देंगे ही देंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। अब जो वोट कटते हैं वो किसके कटते हैं? SC, ST, OBC के ये वोट कट जाते हैं। इनको लगता है कि ये तो वोट देंगे ही, आज नहीं तो कल ये मान जाएंगे, हमें इनको मनाना है, इनको मनाना है, इनको खुश करना है। इनको खुश करने के लिए भैया क्या आता है? ऐसा कानून आता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर हम पूरे इस परिदृश्य को समझते हैं तो ये चीजें निकल कर आती हैं कि भैया सरकार SC, ST, OBC को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है, उनके पक्ष से लड़ रही है, उनके पक्ष से खड़ी है, ऐसा निकल कर आता है। इसलिए क्या हो रहा है भैया?
विरोध हो रहा है और इसलिए SC ST OBC के लोग क्या कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे परिदृश्य को समझ गए होंगे कि आखिर सवर्ण लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और SC ST OBC वर्ग के लोग इसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। तो यूपी चुनाव सामने है, जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। जो SC ST OBC वर्ग है इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये लोग वोट कहीं बाहर दे देते हैं, वोट इनके कट जाते हैं, तो इनको साधने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा और आपको मजा आया होगा। तो भैया अगर आपको समझ में आया, आपको मजा आया है तो आप उन सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और अगर आपको समझ में आया है कि क्या है तो आप बहुत बढ़िया सा, बहुत प्यारा सा कमेंट अपने हिमांशु भैया के लिए करके जाइएगा, ताकि आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हिमांशु भैया आपके पास पूरी जानकारी को लाते रहें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।